नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं, और कई बार जो दिखाई देता है मामला बिल्कुल ठीक उल्टे होता है। जो गोदी मीडिया 12 साल तक चूं भी नहीं की मोदी सरकार के खिलाफ, उस गोदी मीडिया में अचानक से एक खलनायक उसको मिल गया है, और वो खलनायक है नितिन गडकरी। ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी पहली बार हवा में बस चला रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है, नितिन गडकरी की बस ऐसे ही हवा में उड़ रही है। एक दौर में भारत की अधिकांश जनता जो बीजेपी को पसंद करती थी, उनमें से भी जो मोदी को नापसंद करते थे, उनकी पहली पसंद नितिन गडकरी होते थे। जो लेमैन थे, जो कांग्रेस से परेशान थे, इधर उधर से परेशान थे, या जिस तरह भी किससे परेशान थे, एक दौर में हम में से भी बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से बेटर चॉइस हैं। और इन 12 सालों में नितिन गडकरी की आज हालत क्या हो गई है, वो धोबी का बन चुका है। उसको कहीं भी जगह नहीं है, और आज गोदी मीडिया चुन चुन कर उसके इंटरव्यू ले रही हैं। और मेरे ख्याल से आज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाने वाला पॉलिटिशियन नितिन गडकरी बन चुका है। अब मोदी जी को इससे खुशी होगी, नाराज़गी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस गोदी मीडिया के लोगों में इतना साहस एकदम से आ कैसे गया कि जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी कैबिनेट के किसी मेंबर के बारे में चू तक नहीं कर सकते थे, आजकल नितिन गडकरी के पीछे पड़े हुए हैं। क्या नितिन गडकरी इस एथेनॉल के अकेले जिम्मेदार हैं? क्या नितिन गडकरी सरकार की सारी नाराज़गी का मोल लेने का उन्होंने ठेका ले लिया है, या इस पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? ये बहुत सोचने लायक बात है। आप इस पर अपने विचार जरूर शेयर करना, और त्यागी जी से तो हम बात करेंगे ही। सर। हाँ जी। नितिन गडकरी जब चिकनी चुपड़ी बातें करता था ना, तो लोगों को बड़ी पसंद आती थी। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से दिल कहता था कि ये जितना मीठा मीठा बोल रहा है, ये उतना ही तुर मक्कार आदमी साबित होगा एक दिन। लेकिन मुझे इस गोदी मीडिया पे पूरा भरोसा था कि कोई इस देश में कितनी मक्कारी करे, ये उसको कभी उस पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि अल्टरनेट मीडिया तो छोड़ दीजिए, आज सबसे ज़्यादा जो नितिन गडकरी है उसके पीछे पड़े हुए हैं गोदी मीडिया। क्या कारण है इसके? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में एकाएक परिवर्तन आए और लोग ये सोचने लगे कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया रातों रात, तो उसका अध्ययन किया जाना जरूरी है कि ऐसा क्या है। नितिन गडकरी जब तक सूट कर रहे थे सरकार को, नरेंद्र मोदी की, तब तक उनका सिक्का बड़ा बुलंद था। इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी जो रही है वो है नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। तो जो काम दिखता था सरकार का डेवलपमेंट का, वो केवल नेशनल हाईवेज की तरह से की वजह से दिखता था। और प्रधानमंत्री इतने खुश थे कि एक बार वो ये कहने लगे कि किसी भी देश की भाग्य की रेखाएं सड़कें होती हैं। भाग्य की रेखाएं। तो उस समय अपने जो नितिन गडकरी थे वो एक तरह से भाग्य विधाता थे। और किसी मंत्रालय में कहीं कोई काम धाम हो नहीं रहा था। बाकी सारी चीज़ों पे तो नियंत्रण नरेंद्र मोदी का रहा, लेकिन नेशनल हाईवेज का जो मामला था ट्रांसपोर्ट का, उस पर नितिन गडकरी को पूरी छूट दी गई। और एक परसेप्शन ये बना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत प्रिय हैं नितिन गडकरी, चूँकि वो नागपुर से आते हैं और वहाँ नागपुर में हेडगेवार भवन में बैठे हुए लोगों की सेवा करते रहते हैं। ऐसा भी कहते हैं आरएसएस का खर्चा चलाते हैं। हाँ, तो विकल्प के रूप में एक सॉफ्ट विकल्प जो होता है राजनीति में, उसमें नितिन गडकरी को देखा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर अगर नज़र डालें तो एक दौर था अटल आडवाणी का। तो जो लोग आडवाणी के उग्र हिंदुत्व की आलोचना करते थे और गाली देते थे कि ये व्यक्ति सामाजिक भाईचारे को तोड़ रहा है, वही लोग भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी के खिलाफ थे, लेकिन कहते थे अटल जी ठीक है, अटल जी ठीक है। यही दौर अब भी आया था। तो हर एक सिस्टम में ऐसा रखना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे तैयार रखो इक्का दुक्का जो अलग छवि रखते हो।
अगर सारा मंत्रिमंडल डर रहा है तो एक आदमी की बहादुरी को प्रधानमंत्री या नेता उसको ये उदाहरण बना लेगा, देखिए साहब वो तो नहीं डर रहा है ना। अब एकाएक आप देखेंगे नितिन गडकरी के जो भी इंटरव्यू लिए गए, विशेषकर जो एबीपी की महिला एंकर ने लिया है, वो इतना साहस आ गया महिला एंकर में कि वो लग रहा है जैसे 12 साल उनका शोषण किया गया, दबाया गया उनको, उनकी आवाज़ गला घोट दिया गया और आज वो अचानक विस्फोट हो गया, सब कुछ इसी पे कर देंगी। तो भाई नितिन गडकरी के अलावा बहुत लोग हैं, आप उनसे बात कीजिए। पहले तो एपस्टीन पहल के पुरी थे, उनसे बात करनी चाहिए थी अगर इतनी बहादुरी दिखानी है। आप राजनाथ सिंह से प्रश्न कर सकते थे जिन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारा कोई सैनिक नहीं मरा। आपको नजर आए बेचारे नितिन गडकरी, बेचारा तो करोड़ नहीं है वो, नहीं बेचारा ऐसी स्थिति में बेचारा ही कहना पड़ता है, और हमारे लिए तो सब बेचारे हैं। अब जब आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे या विजय त्रिवेदी के साथ उनका इंटरव्यू देखेंगे तो मुझे बड़ा तरस आता है उनके चेहरे पे। ऐसे लगता है कि जैसे झुंड में एक खतरनाक मतलब किसी पशुओं का झुंड है जिसका नाम क्या नाम भी भूल गए थे कि वो धोबी का, उसमें से कोई 8-10 जा रहे हो मान लिया, तो एक जो कमजोर सा हो ना पीछे रह जाए, हाँ, बाकी निकल जाए आगे, वो फंस जाएगा। तो वो फंस जाता है, उसे फिर कोई भी फाड़ के फेंक देता है। तो वो स्थिति आदरणीय नितिन गडकरी जी की उसमें हो रही है, पूरे बचाव की मुद्रा में है, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कहने का साहस करते हैं तो एंकर पिल पड़ता है कि जी मैं वो पूछ रही हूँ देहरादून का जो हाईवे था उसमें गड्ढा पड़ गया, वो कह रहे भी किसान ने जमीन नहीं दी थी, कोई ड्रेन का मामला था, ये था वो था, और तो 200 किलोमीटर का हाईवे आप उसी टुकड़े पे बात कर रही हैं। बोली नहीं आपने तो ये कर दिया, आपने एथनॉल कर दिया, आपने ये कर दिया। मतलब वो पूरा हिसाब जो है अपनी जो कायरता थी उसको बहादुरी में बदलने का वो नितिन गडकरी से लेना चाह रही हैं। ऐसे हमारे भाई विजय त्रिवेदी जी हैं, उनका पता है सबको, वो राइट विंगर हैं और बड़ी उनकी छवि ऐसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको जैसे गोदी मीडिया वालों को घर में ही मतलब बच्चे ही दुत्कारने लग गए हों? ना वो दुत्कार जो है घर वालों, भ्रष्ट आदमी के परिवार में इज्जत हमेशा होती है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, और पकड़ा भी जाए तब भी उसको बचाने की कोशिश होती है। इनके बच्चों से आप ये उम्मीद मत रखो, जैसे हमें शर्म आ रही तो इनके बच्चों को भी आनी चाहिए ना। बच्चों का ऐशो आराम तो बाप की बेईमानी और हरामखोरी से चल रहा है, तो उनको कोई तो प्राउड फील करते हैं। फिर उनका समाज अलग किस्म का है। अब सुधीर चौधरी के बच्चे रवीश कुमार के बच्चों से मित्रता थोड़ी करेंगे, हाँ, उनके अपना वही सर्कल, उनका अपना एक समाज है जहाँ मतलब उनके पिता भी कहीं यात्रा कर चुके होंगे, तो वो अपना अपना समाज लोग ढूंढ लेते हैं और उसमें सहजता और सुविधा से रह लेते हैं। तो अब नितिन गडकरी पर लौट के आते हैं, तो अब मुझे तो बहुत करुणा आती है उनको देखते। और वो है ना, वो इतने बड़बोले हैं, उन्होंने 12 साल भूत बनाया इस देश का। वो बात करते थे टेक्नोलॉजी की, मैं ऐसी सड़कें दे दूंगा, मैं ऐसे व्हीकल दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अमेरिका डरा हुआ है। हाँ, अमेरिका को ये चिंता है कि भारत की सड़कें अमेरिका के लेवल की हो रही हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। उधर से मोदी जी ने कहा कि हम तो स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हैं। तो आप देखिए ना, भाग्य की रेखाओं का निर्माण स्पेस टेक्नोलॉजी से हो रहा था, और अब एकाएक सबका गुस्सा जो है वो नितिन गडकरी पे फूट रहा है। तो ये हम ये सोच के भी दिल बहला सकते हैं कि जो गोदी मीडिया था उसमें साहस आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन हमें इस पक्ष को नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है बीजेपी में इस सेकंड लाइन को उनको निपटाने का। आप ये देखिए कि पहले जो बात होती थी नरेंद्र मोदी के बाद नितिन गडकरी, अब क्या होता है नितिन इनके बाद में अमित शाह और योगी के बीच की फाइट है। कल एक फोटो रिलीज हुआ है, कहीं से देखा है, अमित शाह बैठे हुए हैं, पीछे सरदार पटेल की पोजीशन है, मतलब पीछे सरदार पटेल का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ऐसे ही अमित शाह बैठे हैं और योगी ऐसे बैठा हुआ है। ऐसे मतलब वो सच्चा है झूठा है फोटो पता नहीं, पर ऐसा मीडिया में आया हुआ है, सोशल मीडिया पे। तो योगी को अमित शाह के सामने थोड़ा बोना दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखिए इनके द्वारा भी। हाँ, योगी अब कमज़ोर पड़े हैं थोड़े से। योगी के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी आरएसएस की बैकग्राउंड नहीं है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं करते, अमित शाह भी उनको पसंद नहीं करते। इसीलिए एक सोचा छोड़ा गया था कि अब अगर अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो जाएंगे वो पीएम के लिए। हाँ, लेकिन
कहीं कहीं ऐसी भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने। ये भी एक थ्योरी है, चूंकि अमित शाह भाई साहब के सारे रहस्य जानते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की प्रतिभा को भी बखूबी जानते हैं कि वो बंदा क्या कर सकता है। तो इस समय हो क्या रहा है कि दोनों जो 1 नंबर 2 के पद हैं वो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ये चाहते हैं कि अगर मुझे सत्ता से बाहर जाना पड़े तो मेरा अंतिम सांस तक मुझे कोई खतरा पैदा ना हो किसी भी तरह का, और वो संविधान में परिवर्तन करें या व्यवस्थाओं में परिवर्तन करें, लेकिन वो एक सुरक्षित अपना भविष्य चाहते हैं। और सुरक्षित भविष्य को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अमित शाह की है, वो इंश्योर करेंगे। मोदी जी तो पड़ते ही इन लफड़ों में। इधर योगी जी को भी ये लगने लगा है कि चैप्टर क्लोज ना हो जाए कहीं। राम मंदिर ने इनको बहुत बड़ा झटका दे दिया। तो मैंने जो शुरू में आपको कई बार हमने कहा कि ये फैमिली अफेयर है राम मंदिर का भी। इस समय बीजेपी कांग्रेस से किसी से नहीं लड़ रही, क्योंकि वो तो है भी नहीं कुछ, अपनी इस समय लड़ाई अंदरूनी है, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और उसके मुख्य पात्र नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी जी और संघ मोहन भागवत। तो कौन नेहरू उनका मतलब मोदी जी का उत्तराधिकारी होगा, इसकी पूरी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जैसे भाजपा की एक है कि वो चीज़ें बाहर नहीं आने देते, अंदर अंदर सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस दौर में ये सारा चल रहा है। और नितिन गडकरी को बुरी तरीके से उस समय अपमानित किया जा रहा है, उठा उठा के। ऐसा ना हो कि उनको मंत्रालय में ड्रॉप ही कर दे अगली बार। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसे कम से कम मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो डरा हुआ रेंगता हुआ मीडिया था उसमें साहस हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी पैदा हो गई। ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। तो अभी मैं तो नहीं मान सकता इस चीज़। हालांकि वो है ही सीला है एक आदमी, मतलब उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब उनकी बात कर लो, उनके साथ ये है कि वो भी मैं बहुत करते हैं। मैंने सड़कें बनाई, मैंने महाराष्ट्र में किया, मैंने ये करा, मैं ये कर दूंगा, 5 रुपए लीटर पे तेल दिलवा दूंगा, ये सारी बातें वो भी बड़बोले बहुत हैं। और धमकी भी दे रहा है कि मेरे खिलाफ जिसने वीडियो बनाए हैं उसको मैं केस कर दूंगा। हाँ, ये तो एथेनॉल पे केस कर दूंगा। हर कमजोर आदमी इसी भाषा का इस्तेमाल करता है। इनकी जो पूर्ति कंपनी थी उसके घोटाले भी एक बार बहुत आए थे सामने, आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये केवल कमजोर आदमी पे गुर्रा सकते हैं, समझे। और जहां भी इनको मजबूत आदमी मिलेगा तब ये पीछे हो जाएंगे। इनका बंदर वाला स्वभाव है, बिल्कुल बंदर वाला स्वभाव है। आप इनके सामने अड़के खड़े हो जाओ तो ये चुपचाप चले जाएंगे, और अगर आप डरे तो फिर आपको फाड़ खाएंगे। ये इनका बुनियादी चरित्र है, ठीक है। तो अब देखो भागवत जी उनकी रक्षा करते हैं, नहीं पार्टी तो कोई नहीं बोल रही, छू नहीं कर रहा जी कोई है। आप ये देखो एथेनॉल का मामला है, इस पे किसको बोलना चाहिए? हरदीप पुरी को। बोल कौन रहा था? नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी ने ये कहा है कि भाई माइलेज कम नहीं आ रहा है या वो गाड़ियां खराब वो सौरभ जोशी से माफी मंगवा लीजिए। तो वो कहते हैं कि ये प्रश्न आप पुरी से पूछिए। यानी कैबिनेट जो होता है हमारा वो सामूहिक दायित्व वाला होता है मंत्रिमंडल में, तो उसमें उन्होंने कहते हैं कि ये सवाल आप उनसे पूछिए, और यही विजय त्रिवेदी उनसे पूछ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि विजय त्रिवेदी जी ने उनसे पूछा कि आप ये जो कौन था उसका असम के मुख्यमंत्री बने थे वो भ्रष्ट थे, अजीत पवार के भ्रष्ट थे, तो क्या आप बोलते नहीं इन चीज़ों के खिलाफ में? बोले हम बोलते हैं, वहाँ अंदर बोलते हैं, और या मैं तो कार्य करता हूँ अनुशासित, मैं तो बोलूँगा नहीं। तो बोले अंदर तो बोलते हो कि बोले ये आप हमारे नए जो पार्टी अध्यक्ष बने ना, आप उनसे पूछिए, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ये बात एक व्यक्ति दूसरे पर टालने लगा है। बाकी ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं सर, इनके नेताओं के बच्चों ने बहुत माल बनाया है, सब अमीर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ये हाँ, ये तो है, ऊपर से नीचे तक है भाई। परिवारवाद का जितना नंगा नाच यहाँ हुआ है। अब ये कहते हैं नेहरू गांधी परिवार, मैं कहता हूँ तुम्हारा तो संघ परिवार है, तुम भी तो बाहर नहीं निकलते। वो कम से कम ईमानदारी का ढिंढोरा तो नहीं पीटा करते। ये तो सर ढिंढोरा तो ईमानदारी का पीटते हैं, काम बेईमानी का करते हैं। नहीं देखिए, उनकी भी कहानी है, वो लोग भी ना अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। दरअसल जो तेवर है भाजपा के हैं वो कांग्रेस वाले कभी अपना ही नहीं सकते। कभी इन्होंने उल्टा पूछा भाई कि नेहरू परिवार के 6 से 7 सदस्य जेलों में रहे उस समय, तब किसने जाकर सहानुभूति करी? भाई एक बच्चा कौन रोटी बनाएगा, कैसे घर परिवार चलेगा, आप सारे मत जाओ। ये काम तो कर सकते थे भाजपा जनसंघ वाले। तो अगर मोतीलाल जेल में है, जवाहरलाल नेहरू जेल में है, स्वरूप रानी जेल में है, कमला नेहरू जेल में है, इंदिरा गांधी जेल में है, फिरोज गांधी जेल में है,
ये भी तो परिवारवादी है, इसका तो विरोध नहीं किया किसी ने। या दुनिया भर के कांग्रेसियों के, अब सरदार पटेल की बेटे को भी राज्यसभा भेजा, बेटी को भी भेजा, ये परिवारवाद नहीं था। तो जहां जिसका हक बनता था वो था, लेकिन ये खास तौर से चिन्हित करते हैं कि नेहरू के खिलाफ बात करोगे तो ये है। अब जैसे ये कहते हैं नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं मानते, जो इन्होंने अपना कार्यकाल बताया नेहरू से बड़ा, तो इस हिसाब से तो पटेल भी कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। सही बात है, कहाँ रहे जब थे ही नहीं। वो 1950 में तो चुनाव से पहले ही उनका देहांत हो गया था। तो इस देश में ना तो अम्बेडकर विधि मंत्री रहे और ना कभी वो इनके हिसाब से तो नहीं रहे, और ना नेहरू प्रधानमंत्री रहे। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप ये साहस करके बता दो कि सरदार पटेल कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ये गृह मंत्री नहीं रहे। तो ये अपने ही जाल में फंस जाते हैं। आजकल एक नैरेटिव और चल रहा है सर, राहुल गांधी लापता है। क्या राहुल गांधी कहाँ है? देश ढूंढ रहा है राहुल गांधी। क्या जरूरत है? तो उस पप्पू को ढूंढने की क्या जरूरत है? आप रात की सांस लो। एक कोई इनके एक आदमी है, आपने नाम सुना होगा उनका, दिलीप मंडल करके हैं। हाँ, वो आदमी पढ़ा लिखा है सर, किताबें पढ़ते हैं और कई प्रोफेसर थे मास कम्युनिकेशन वगैरह के। तो उसने पहले देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश की, फिर उसने खूब गालियां खाई सर। तो बाद में वो बीजेपी में आ गया। अब वो ना उसकी खूब पैसा भी बना रहा है वो, और उसको खूब तारीफ भी मिल रही है, और वो देश का बेवकूफ़ बना रहा है लोगों का। मतलब जब तक वो जागरूक कर रहा था उसको कोई नहीं पूछ रहा था, अब वो बेवकूफ़ बना रहा है तो सब पूछ रहे हैं उसकी। और उसको कहीं उसको कोई पद वद भी दे रखा है कुछ, मतलब जहाँ पे ठीक ठाक अर्निंग होती है। तो इस देश में जो जागरूक करने की कोशिश करेगा उसको तो गालियाँ मिलेंगी, और जो इनको बेवकूफ़ बनाएगा उसको ठीक काम करेंगे। हाँ, ये एक धारणा है, परसेप्शन है, लेकिन मैं थोड़ा इससे ना अलग सोचता हूँ कि अपना जमीर बेच के जो सफलता हासिल होती है ना, उस पर आदमी सारी उम्र शर्मिंदा होता है, अपराध बोध रहता है। अगर दिलीप मंडल जी ने एक छवि बनाई थी एंटी आरएसएस और एंटी फासिज्म, तो उस पर डट के रहना चाहिए था। ये जो लोग बीच में सरेंडर कर जाते हैं ना, ये कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं होती, इस तरह की बहुत मुश्किल काम होता है, और लंबे समय तक इसे लड़ पाना आसान नहीं है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या किसी के परिवार के सदस्य गवर्नमेंट में है, उनका तो मुझे समझ में आता है। उनका भी मतलब सरकार को उनसे नहीं निकालनी चाहिए। डेमोक्रेसी में तो उनका डर उनको भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि ये देश जो है आज गांधी बनाम गोडसे में बंट चुका है, और गांधीवाद जो है आज हाँफ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। गोडसेवाद बिल्कुल एक ताकतवर पशु की तरह से हावी है हमारे समाज पर। कहीं भी देख लीजिएगा, हर आदमी के अंदर गांधी है, हर आदमी के अंदर गोडसे है। हर आदमी के अंदर जो गांधी है आज वो कहीं चुपका हुआ बैठा है, डरा हुआ सा बैठा है, और उसका जो गोडसे है वो सड़क पर आवारागर्दी कर रहा है, मारपीट कर रहा है दुनिया भर की। तो ये गोडसे की ऐसा होता है इतिहासों में, संस्कृतियों में, जब आप अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें आ जाती हैं। कई बार अच्छाई जो है ऐसा लगता है जैसे हार रही है, कमज़ोर पड़ रही है। अब इतना बड़ा मुल्क है, क्या सोनम वांगचुक अपने किसी व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, शुरू में जब ये आया था केंचुआ, हमने भी इसका विरोध किया था, हमें भरोसा नहीं हो पा रहा था। हमने भी लोगों से आह्वान किया था कि भाई आप जो ना सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन आज बात उससे आगे पहुंच गई है। आज प्रश्न ये नहीं रहा पेपर लीक हो रही है तो बहुत छोटी सी बात रह गई है। आज ये है कि जंतर मंतर पे गांधीवाद पड़ा हुआ है, और गोडसे वहीं पे खिलखिला रहा है, वहां पे 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही गोडसे खड़ा हुआ हंस रहा है। ये दो आदमी नहीं है, आदमी गांधी और गोडसे, ये दो तरह की मानसिकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी गांव में या मोहल्ले में ना लफंडरों का, चोर उचक्कों का सब राज सा हो जाता है एक बार को, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी खत्म हो जाती है। अब देश को ये चिंता हो रही है कि सोनम वांगचुक को अनशन खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई, इन जाहिलों के लिए क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो आप? किसको फिक्र है सोनम वांगचुक की? अब इन्होंने ये जो दरअसल क्या है कि ये जो लड़का है अभिजीत दीपके, उसको ज़्यादा जीवन की समझ है नहीं। उसने एक दौर में ये कहा था कि राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं है, उनको नकार दिया था पूरी तरीके से कि इन्हें शत्रु की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अपने शत्रु हैं। दूसरे बोले कि ये एपॉलिटिकल रहेगा हमारा मंच,
सोनम वांगचुक आए तो सोनम वांगचुक ने इस वो जो आंदोलन लगभग खत्म सा था उसमें जान डाल दी कि एक बड़ा चेहरा, एक ईमानदार चेहरा भारत की राजनीति में आए। लेकिन क्यों पड़ा है सर, जब अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रखा नहीं, है अब उन्होंने? क्या वो भी क्या करें, क्या फर्क पड़ेगा इस देश में किसी वो को? यही कोई चाह फर्क रहे नहीं पड़ता। अब दो ही चीज है ना, या वो 20 तारीख को सदन शुरू होगा, मानसून सत्र होगा, वो मार्च करेंगे, तब तक वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, या तो ये बचाव हो सकता है, या सरकार उनको उठाना चाहे तो उठा सकती है लेकिन नहीं उठा रही। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति फंस जाता है। अब सोनम वांगचुक के लिए सामने जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, या उन मूल्यों की को बचाने का प्रश्न है जिसको लेके वो लड़ रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का आदमी बैठा, अन्ना को छोड़ दो, अन्ना तो नकली गांधी थे, अब आपको थोड़ा थोड़ा जो आदमी लग रहा है 18 दिन हो गए, भूखा है, कमजोर है, शासन से टकरा रहा है, आप देखना उसमें कहीं आपको गांधी नजर आएगा। वो जब उनसे बात कर रहे हैं हाँ, तो ऐसे लग रहा है गांधी को हमने नहीं देखा जी, गांधी जी को हमने सिर्फ पढ़ा है, उनकी किताब पढ़ी हैं, उनके विचार पढ़े। जब सोनम वांगचुक को देखते हैं सच में ही मतलब महसूस होता है कि एक उपवास पे गया हुआ आदमी गांधी हो जाता है। हाँ, तो उनकी जो भाषा है, जो वो अंदर मन से बोल रहे हैं, तो उसमें गांधीयन थॉट है। मेरी चिंता यही है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो आगे से इस देश में आपको कोई इस तरह का गांधी टाइप आदमी नहीं मिलेगा। ये सत्य की, अहिंसा की, हालांकि गंगा के लिए एक बड़ी व्यक्ति हार और प्राण दे चुके हैं अनशन करके। हाँ, सर। गुप्ता जी ने दिया था। वो 111 दिन चला था। सवाल ये है कि संवेदनशील सरकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार क्रूर और निर्मम है। कितनी बार हम कह चुके हैं इस चीज को। जो 700 किसानों के मरने से नहीं पिघला, और इतना एक सतही बात वो उन्होंने कही कि सतपाल मलिक से, किसान क्या मेरे लिए मरे हैं, आप उस व्यक्ति से क्या आशा कर सकते हो। लेकिन अब एक ऐसा बिंदु आ गया इस समय कि कॉकरोच पार्टी किसी ने भी खड़ी करी हो, कुछ भी हो, इस समय देश के लोगों को आगे आना चाहिए। सोनम वांगचुक के प्राणों की रक्षा भी करनी चाहिए। सोनम वांगचुक के प्राणों की रक्षा करने के माध्यम से वो इस देश में गांधी को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो ये आखिरी लड़ाई। सोनम वांगचुक प्रतिनिधि है, अंतिम प्रतिनिधि है गांधीवाद। फिर तो कोई अनशन करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। नहीं, आपकी तारीफ सारी दुनिया में यही हुई ना। अंग्रेज ने आपको माना, अंग्रेज ने आपकी ताकत मानी, गौरव ने ताकत मानी। क्या मानी? चूंकि आपने सत्य और अहिंसा के रास्ते पे जाके संघर्ष किया, और संघर्ष भी एक नहीं, चौथाई सदी तक चलने वाला संघर्ष गांधी के नेतृत्व में। ये हमारी ताकत थी। लेकिन गांधी के शत्रु, गांधी के दुश्मन और गोडसे की वकालत करने वाले लोग कैसे पसंद करेंगे गांधी को? ये तो मजबूरी में ढोरे हैं भाई, गांधी को ढोरे हैं, ये उससे मुक्ति चाहते हैं ये। हालांकि तो देश को सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, और या तो यही कह दो कि कम से कम उनको इतना कर लो कि वो अनशन ही तोड़ दें। तो कोई फायदा नहीं है सर। मतलब इन लोगों के लिए क्या। हाँ, लेकिन अगर कोई इस गलतफहमी में है तो एक बहुत पुरानी कविता थी कि वो कम्युनिस्टों के लिए आए और कम्युनिस्टों को उन्होंने खत्म कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला चूंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। ऐसी वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए। मैं चूंकि ट्रेड यूनियन में नहीं था तो मैंने सोचा मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं चुप रहा। हाँ, और अब वो मेरे लिए आए तो कोई बचाने वाला नहीं था। यही स्थिति, जब आप लोग खुश होते हो कि टीएमसी तोड़ दी, फलानी तोड़ दी, ये तोड़ देगा, वो तोड़ देगा, आप मान के चलो अगला नंबर बचोगे आप भी नहीं। 2014 से देश के समझदार लोग कह रहे हैं सर कि अगला नंबर आपका है। ऐसा करते करते सबका नंबर लगा है सर। सबका लगे, उसका भी लगा है जो पुराना स्कूटर चलाता है, उसका भी लगा है जो मस्टिज चलाता है। सबका नंबर आया है सर इस देश में। तो सबकी चूड़ी टाइट कर दी गई है, सबको ठिकाने लगा दिया गया है। और इतनी कला से है कि जब एक की चूड़ी टाइट हो रही है तो दूसरे सारे लोग हंसते हैं कि उसकी चूड़ी टाइट होगी, लेकिन जब वो लेके आप उसकी तरफ बढ़ता है ना, फिर उसको पता चलता है अरे मेरी भी। तो समाज का कोई तबका ऐसा बचा नहीं इस समय जो उनकी गिरफ्त में ना हो, और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ढूंढ रहे राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी लापता है। राहुल गांधी यहाँ था तो क्या करोगे राहुल गांधी का? मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें एक बच्ची ये कह रही है, किसी को इंटरव्यू दे रही थी कि सर आप ताज्जुब करोगे कि इस देश की सबसे चीपेस्ट एयरलाइन में मैंने देखा राहुल गांधी पीछे बैठा हुआ। बोली मेरी आंखों को वो हुआ कि राहुल गांधी कैसे हो सकता? तो वो किताब पढ़ रहा था बैठा हुआ। सबसे सस्ती जो चलती ना दुबई की, उसमें बैठा हुआ जा रहा था, और उसने फोटो भी दिखाया
कि मैंने पीछे से आवाज़ दे के उनको कहा कि भाई उन्होंने ये अनाउंस किया कि पहले हम राहुल जी को जाने देते हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए। तो मैंने सोची कि मैं कैसे मिल पाऊंगी, तो मैंने पीछे कहा राहुल हाउ आर यू, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो फोटो है। तो अमित मालवीय को पता चल जाना चाहिए कि दुबई की भी सबसे सस्ती उसमें जा रहा है वो, और अपना झोला उठाया और चल पड़ता है। किसी को पता नहीं चला सर इतने दूर तो मक्कार लोग पैदा हो गए इस दुनिया में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीर खत्म हो गया। भाई मैं तो एक बुनियादी प्रश्न पूछता हूँ, 12 साल हो गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा, किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ? वो जो लोग कहते थे कि विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला है सोनिया गांधी, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, यही कहते थे। व्हाट्सएप कोई चीज नहीं है। वो एक चीज और देखो जरा, आप 2014 से पहले गुजरात एक ऐसा स्टेट था जो मतलब पूरी दुनिया में छाने के लिए तैयार था। 2014 गुजरात के व्यापारी तो सुनने में आता है कि देश में हर जगह कारोबार कर रहे हैं। देखिए गुजरात का कोई जिक्र ही नहीं। पिछले इनके टेन्योर में 10-12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। वो अनुराधा पुंडवाल ने भी कह दिया, विद्यालय आपके बंद हो रहे हैं। ठीक है, गुजरात में 45.5% लोग जो है वो 12वीं तक की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं इन्हीं के प्रांत में, और आज गुजरात का नाम भी नहीं लेते ये। गुजरात तो कहीं है नहीं, है कहीं भी नहीं। और तब तो गुजरात मॉडल आया था इस देश पे, हरियाणा के बरक्स खड़ा हुआ था। हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो हासिल हुआ मोदी। हाँ, और अब वहां बह रहे हैं कि गेहूं उत्पादन में, वीट प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पे, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं। वो तो हम 27 सालों से है जी, 30 सालों से आप हो। पता नहीं क्या कहना चाहते। वीट प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उन किसानों की हालत क्या है इस देश में? वो 90% किसान कर्जे में हैं। ठीक है, बस हम चूंकि भारत में हैं, भाग्य में विश्वास करते हैं, तो ठीक है भाई, उनके भाग्य में मौज लिखी थी और देश के भाग्य में ये लिखे करना था, ये लिखा था, तो अब कर क्या सकते हो। ठीक है, लेकिन दिलीप मंडल या जो ऐसे लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई हिम्मत रखो, और जो तुमने जीवन मूल्य अपने लिए निर्धारित किए थे, किसी ने फोर्स तो किया नहीं था। कौन किसको फोर्स करता है कि आप ईमानदार रहो, और अगर आपने वो रास्ता चुना है तो उस पर मेहनत से, हिम्मत से डटे रहो। परीक्षाएं तो होंगी। धन आकर्षित कर लेता है, धन है ना, धन के दिलीप मंडल को तो धन की भी इतनी आवश्यकता नहीं थी। नहीं, दिलीप मंडल की बात नहीं, वैसे जनरली मतलब माया का संसार। बहुत लोग देखें जो इस तरह पूंछ हिलाने लगते हैं, दरअसल वो, उनको आप क्वालिफाइड कह सकते हो, बट वो लोग एजुकेटेड नहीं है। किसी तरह की शिक्षा जो है उन्होंने नहीं पाई, क्योंकि शिक्षा बिना संस्कार के अधूरी है, उसमें कुछ होता नहीं। तो अगर आप इस तरह से समझौते करोगे, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी पढ़े लिखे आदमी पे ही है समाज की। लोग उसे कहते हैं यार तू तो पढ़ा लिखा था, तो तुझे तो नहीं करना था यार ये ऐसे ना। तो अनपढ़ आदमी से, अशिक्षित आदमी से समाज की ज्यादा आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं रहती, लेकिन पढ़े लिखे आदमी से तो होती हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ईमानदारी के रास्ते पे चलो या सिद्धांतों के रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता। ये आपका अपना निजी फैसला होता है, अगर लिया है तो उस पर टिकना चाहिए आदमी को। मेरी समझ तो ये है, परीक्षाएं तो होती रहेंगी, उनसे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल अब गडकरी जी का जो बैंड बज रहा है उसका आनंद लीजिए, लेकिन ये तय है कि बिना किसी की मर्जी के कोई किसी का बैंड नहीं बजा सकता है, लेकिन नंबर सबका आएगा। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो अब खुश हैं गडकरी के, लेकिन समय सबका आता है। और शायद राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है वो इनके समय की शुरुआत है। अब इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये सत्ता को जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये जितने क्रूर होते जाएंगे, कोई एक सोनम वांगचुक आएगा और इनके पूरे शीशे के महल को चकनाचूर कर देगा। ये वाले सोनम वांगचुक सफल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया के ये नियम है कि जितने भी लोगों ने सत्ता को बहुत तरीके से पकड़ने की कोशिश की है, लोगों के दिमाग को कब्जा करने की कोशिश की है, उन सब लोगों की हार हुई है। और इस दुनिया ने केवल उस शासक को याद किया है जिसने लोगों की भलाई और जन कल्याण के काम किए हैं, जिसने दुनिया के लिए कुछ किया है। ये दुनिया उसके सामने सजदा करती है, लेकिन जो दुनिया के झुकाने की कोशिश करता है, जो दुनिया में क्रूरता फैलाता है, जो दुनिया में सांप्रदायिक वैरभाव फैलाता है, दुनिया उसको कभी भी मान सम्मान नहीं देती है। हाँ, उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो उसमें
अपना जीवन भोग के जाता है, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाता है तो बहुत ही क्रूरता के साथ उसका मूल्यांकन होता है। और इतिहास हमेशा क्रूर लोगों को अपमान की नज़र से ही देखता आया है पूरी दुनिया में। इनका भी एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। तब तक के लिए आप सब्र के साथ धैर्य बनाए रखिए, और सोनम वांगचुक जैसे लोगों के धैर्य के साथ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं तो आप लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।